एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट सेशन में चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और हम आज के सेशन में चैप्टर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड चैप्टर 6 इज टॉकिंग अबाउट अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में हमें चैप्टर नंबर 6 बताता है। ठीक है, तो इसका जो पहला सेक्शन है वो इटसेल्फ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताता है, जो कि है सेक्शन नंबर 25। ये हमें बोल रहा है द अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स for feature of Property Act of 1973 shall be the appellate tribunal for hearing appeal against the order of the adjudicating authority and the other authority under this act। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी होगा ना, सेक्शन नंबर 12 के सबसेक्शन 1 में जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक, 12 के स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1973। तो सिंपल वर्ड में यही हो गया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सेक्शन 12 के सब क्लॉज 1 में इस एक्ट के जो मेंशन की हुई है उसमें अपॉइंट होता है, और वो उसके जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी के भी जो ऑर्डर्स होते हैं इस एक्ट के अंदर, उसकी जो अपील जाती है वो इसी ट्रिब्यूनल के अंदर जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 26 पे, जो कि हमें बता रहा है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब हमने देखा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल है क्या। ठीक है, तो अब देखेंगे वहाँ अपील कैसे जाएगी, तो हमें इस 26 में वही बताया जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्लॉज में बताया रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3 द डायरेक्टर और एनी पर्सन aggrieved by an order made by the adjudicating authority under this act may prefer an appeal to the appellate tribunal। ठीक है, तो क्या बता रहा है, डायरेक्टर और कोई भी दूसरा पर्सन जो अग्रीव्ड है किसी ऑर्डर के अंडर जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा मेड किया जाता है इस एक्ट में, तो वो क्या है, वो अपील फाइल करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। हमने देख लिया अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन है सेक्शन 25 में, वहाँ पे जाएगा अपील लेकर अपनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, कौन जाएगा, डायरेक्टर या कोई अदर अग्रीड पर्सन। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 में जो भी प्रोवाइड किया है उसको छोड़ के, अब हम जब जाएंगे सबसेक्शन 3 में तो देखते हैं क्या छोड़ के। सबसेक्शन 2 हमें बता रहा है कि कोई भी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है जो अग्रीव्ड है ऑर्डर से, किसका, डायरेक्टर का, जो कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 में मेड किया गया है, वो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ही जाएगी अपना अपील लेके। ठीक है, तो कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी भी जो सेक्शन नंबर 13 के क्लॉज 2 में जो अग्रीव्ड है वो भी अपील कहाँ जाएगी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील लेकर जाएगी ऑर्डर के अगेंस्ट जो डायरेक्टर ने मेड किया है। अब सबसेक्शन 3 में क्या बोल रहा है, एवरी अपील प्रेफर्ड ऑन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी फाइल्ड within a period of 45 days from the date on which a copy of the order made by the adjudicating authority or director is received, it shall be in such form and be accompanied by such fee as may be prescribed। तो जितनी भी अपील जाएंगे ना सबसेक्शन 1 के अंदर जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट है, और सबसेक्शन 2 के अंदर जो डायरेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट है, वो कितने दिन के अंदर फाइल करना है, वो 45 डेज के अंदर फाइल करना है। और किस दिन से 45 डेज तक, उस दिन से जिस दिन कॉपी जो थी ना उस ऑर्डर की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या डायरेक्टर की उसको रिसीव हो गया था, उसको मिल गया था, जिस दिन कॉपी मिल गई ना ऑर्डर की, उस दिन से लेके 45 डेज के अंदर अंदर अपील प्रेफर करना है अपीलेट अथॉरिटी के सामने, और वो उस फॉर्म में होगा और उसके साथ वैसे फीस होंगी जो भी प्रिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। अब इसका एक प्रोवाइजो भी है जो बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 45 डेज इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग इट विद इन दैट पीरियड। यानी कि कॉन्डोलेशन ऑफ डिले की भी इसमें प्रोविजन डाल दी गई है कि अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ना वो 45 डेज के बाद भी आपकी अपील जो है वो एडमिट कर लेगा, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आपके पास सफिशिएंट कॉज था कि आपने क्यों नहीं 45 डेज के अंदर फाइल किया और इससे अपीलेट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर वो आपको अलाउ कर देगा कि आप आफ्टर 45 डेज भी अपनी अपील फाइल कर सकते हो। ये हो गई हमारी सबसेक्शन 3 के प्रोवाइजो की बात। अब हम आते हैं सबसेक्शन 4 पे, जो कि बता रहा है ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर्स देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट confirming, modifying और setting aside the order appeal against। ठीक है, अब क्या इसमें बोल रहा है, जब कोई रिसीट जो है ना अपील की जो सबसेक्शन 1 के अंदर और सबसेक्शन 2 के अंदर मेड की गई है, ठीक है,
तो अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ना अदर पार्टी को अपॉर्चुनिटी देगा बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा, सामने वाली पार्टी को भी अपना केस प्रेजेंट करने का मौका देगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा और ऑर्डर देगा कि सेम ऑर्डर दे सकता है या कंफर्म, सेम ऑर्डर दे सकता है, कंफर्म कर सकता है प्रीवियस ऑर्डर, मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है उस ऑर्डर को जिसके अगेंस्ट अपील की गई है। तो उसके पास पावर क्या क्या है, कंफर्म कर देगा, मॉडिफाई करेगा और सेट असाइड कर सकता है ऑर्डर को। ठीक है, ये हो गई सबसेक्शन 4 की बात। अब सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना वो सेंड करेगा एक कॉपी हर एक ऑर्डर का जो कि पार्टी ने मेड की है अपील के दौरान, और वो किसको सेंड करेगा, वो सेंड करेगा उस कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और डायरेक्टर के को जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की गई थी, तो उनको भी एक कॉपी दे दी जाएगी ये अपील्ड ऑर्डर की, मॉडिफाइड या कंफर्म्ड और सेट असाइड ऑर्डर की कॉपी दे दी जाएगी। ठीक है, अब सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है, अपील फाइल्ड बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall be dealt by it as expediently as possible and endeavor shall be made it to dispose of the appeal finally within 6 months from the date of filing the appeal। ठीक है, तो जितनी भी अपील फाइल होंगी ना अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर, वो जो है उसको जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करना होगा और कोशिश करनी होगी कि वो 6 मंथ तक उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, किस दिन से, जिस दिन फाइल हुई थी उस अपील उस दिन से 6 महीने के अंदर। सेक्शन नंबर 26 की सब क्लॉज 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है क्योंकि इसमें 6 मंथ का टाइम लिमिट दिया है कि एंडेवर करना चाहिए कि 6 मंथ के अंदर अंदर जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो केस है, जो ऑर्डर है वो मेड कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम जो आगे के प्रोविज़न जो है 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये सारे सेक्शंस जो है ना ये रिपील्ड है और मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो हैं वो रिपील हुए हैं 2016 के एक्ट से। ठीक है, ओमिटेड हुए हैं। तो ये 27 जो है, 28 जो है ये 2016 के एक्ट से ओमिट हुआ है। फिर जो 29 है ये जो है ये 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से ओमिट हुआ है। फिर 30 भी 2016, 31, 32, 33 और 34 सारे जो है 2016 के अमेंडमेंट से ओमिट हो गए हैं। अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने सेक्शन नंबर 35 से। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब हमने पहले ये देखा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या, कौन होता है, फिर किसके ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल कितने टाइम तक डिस्पोज ऑफ करेगा। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है, पावर क्या है अपीलेट ट्रिब्यूनल की। तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, द अपीलेट ट्रिब्यूनल shall not be bound by the procedure laid down by the Civil Procedure Code of 1908 but shall be guided by the principle of natural justice and subject to the other provision of this act. The appellate tribunal shall have power to regulate its own procedure। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ना वो CPC से बाउंड नहीं है, तो वो फॉलो करेगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और वो सब्जेक्टेड होगा इस एक्ट के अदर प्रोविजन से भी। ठीक है, इस एक्ट के प्रोविजन को वो वायलेट नहीं कर सकता है। और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ना अपना पावर और अपना प्रोसीजर खुद ही रेगुलेट भी कर सकता है। ठीक है, ये बता रहा है सेक्शन नंबर 35 के क्लॉज 1 में। अब क्लॉज 2 हमें क्या बताता है, जो the appellate tribunal shall have for the purpose of discharging its function under this act the same power as are vested in the civil code under the CPC of 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath, requiring the discovery and production of documents, receiving evidence on affidavit, subject to the provision of section 123 and 124 of Indian Evidence Act of 1872, requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office, issuing commission for the examination of witness or document, reviewing its decision, dismissing a representation for default or deciding it ex parte, setting aside any order of dismissal of any representation for default of any order passed by it ex parte and any other matter which may be prescribed by central government। ठीक है, तो क्लॉज 2 हमें क्या बता रहा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ना अपना फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए इस एक्ट के अंदर उसके पास सेम पावर है जो कि सिविल कोड के अंदर दी गई है, CPC के अंदर दी गई है सिविल कोड को, और वो ट्राई करेगा उसी मैनर में सूट किस मैटर में, फॉलोइंग मैटर जो दिए गए हैं उस मैटर में वो एज ए सिविल कोड एक्ट करेगा। तो ये मैटर कौन है, सम्मन कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है, अटेंडेंस किसी पर्सन का उसको ओथ में एग्जामिन कर सकता है, किसी डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन करवा सकता है डॉक्यूमेंट का,
रिसीव कर सकता है एविडेंस एफिडेविट पे, और जो है 123 और 124 के प्रोविजन को सब्जेक्ट करते हुए रिक्विजिशन करा सकता है किसी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट का, और कॉपी उस रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट का किसी भी ऑफिस से इशू कर सकता है कमीशन किस लिए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट के लिए, रिव्यू करा सकता है डिसीजन, डिसमिस करा सकता है एक रिप्रेजेंटेशन किस लिए, डिफॉल्ट के लिए, और एक्स पार्टी डिसाइड जो किया गया उसके लिए डिसमिस करा सकता है कोई रिप्रेजेंटेशन। फिर सेट असाइड भी करा सकता है किसी ऑर्डर कॉन डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट, और कोई ऑर्डर जो एक्स पार्टी पास किया गया है, और किसी भी अदर मैटर में, ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपर हैंड है, वो अदर मैटर भी प्रिस्क्राइब कर सकती है सब क्लॉज आई के अंदर। ठीक है, ये हो गई हमारे क्लॉज 2 की बात। फर्स्ट में बताया जा रहा था कि इसके पास पावर जो है सीपीसी के अंदर नहीं दी रखी है, बट इसके पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ये फॉलो करेगा। सब क्लॉज 2 में बोल रहा है कि कुछ मैटर में सीपीसी की पावर भी दे रखी है, और वो जो मैटर है A to I सब क्लॉज में दिया हुआ है। अब हम आते हैं क्लॉज 3 पे, जो बता रहा है एन ऑर्डर मेड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट शैल बी एग्जीक्यूटेबल बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल as a decree of civil court and for this purpose the appellate tribunal shall have all the power of civil court। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर जो कि किसने दिया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दिया है इस एक्ट के अंदर, वो क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल होगा, एग्जीक्यूट करने लायक होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा। कैसे, एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट करते हैं ना, वैसे ही अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इस पर्पस के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास सेम पावर होगा जो कि सिविल कोर्ट के पास पावर होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास सेम पावर होगा जो सिविल कोर्ट के पास पावर होता है। ये हो गई क्लॉज 3। अब क्लॉज 4 बोल रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3 द अपीलेट ट्रिब्यूनल में ट्रांसमिट एनी ऑर्डर मेड बाय इट टू अ सिविल कोर्ट हैविंग लोकल जुरिसडिक्शन एंड सच सिविल कोर्ट shall execute the order as if it were a decree made by that court। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि सबसेक्शन 3 में कुछ भी दिया हो, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगा कोई भी ऑर्डर जो कि कौन दे रहा है, सिविल कोर्ट दे रहा है अपने लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर, और वैसे सिविल कोर्ट जो है ना एग्जीक्यूट भी करेगा ऑर्डर को जैसे कि वो डिक्री कोर्ट ने ही दी हो। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ट्रांसमिट करेगा कोई भी ऑर्डर जो सिविल कोर्ट ने दी है अपने लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर, और वैसा सिविल कोर्ट एग्जीक्यूट भी करेगा उस ऑर्डर को जैसे कि कोर्ट ने ही डिक्री दी है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट क्लॉज है ये हमें बता रहा है कि जितने भी प्रोसीडिंग है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने की जाती हैं, सामने होती हैं प्रोसीडिंग, वो कैसा माना जाएगा, वो माना जाएगा कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। ठीक है, और किसके मीनिंग के अंदर, सेक्शन नंबर 193 और 228 ऑफ आईपीसी के अंदर उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना उसको सिविल कोर्ट माना जाएगा। किस पर्पस के लिए, सेक्शन 345 और 346 ऑफ सीआरपीसी 1973 के लिए। तो जितने भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो उसके सामने जो भी प्रोसीडिंग होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी 193 और 228 ऑफ आईपीसी के अंदर, और जितने भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको माना जाएगा सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ 345 और 346 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, याद रखिएगा, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 36 हमें बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग बेंचेस, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट सेक्शन। तो ये जो है सिंपली यही बोल रहा है कि बिजनेस जो है वो बेंच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो चेयरमैन है ना, सिंपली जो चेयरमैन है वो नोटिफिकेशन देके टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट करता है बिजनेस। सिंपली बस इतना ही याद रखिएगा। हम डायरेक्टली आते हैं अपने सेक्शन नंबर 37 में, जो चेयरमैन की पावर बताया रहा है ट्रांसफर करने के लिए केसेस। ठीक है, तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम as he may desire to be heard or on his own motion without such notice the chairman may transfer any case pending before one bench for disposal to any other bench। ठीक है, तो जब कोई एप्लीकेशन पार्टी ने मेड की है, ठीक है, पार्टी ने कोई एप्लीकेशन दिया है और उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन देने के लिए नोटिस दिया जाता है पार्टीज, अदर पार्टी को, जो भी एप्लीकेशन मेड की गई है उसकी जो हियरिंग होगी, उसके हियरिंग के बाद या अपने खुद के मोशन में जो है विदाउट नोटिस जो हर्ड किया है, जो उसको लगता है खुद के मोशन में कि ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, तो चेयरमैन क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा केस जो भी एक बेंच के सामने है और वो दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी एप्लीकेशन, किसी पार्टी के एप्लीकेशन पे जो केस बना है और जो अदर पार्टी को नोटिस दिया गया है, तो वो सुनने के बाद या अपने मोशन में भी अगर चेयरमैन को लगता है तो वो ट्रांसफ़र कर देगा केस एक बेंच के पास जो पेंडिंग है वो अदर बेंच को। अब डायरेक्ट आता है 38 जो है डिसीजन टू बी मेड बाय
मेजोरिटी, डिसीजन जो है मेजोरिटी के द्वारा लिया जाएगा। तो इफ द मेंबर ऑफ अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 members differs in opinion on one point, they shall state the point on which they differ and make a reference to the chairman, who shall either hear the point or point himself or refer the case for hearing on such point or point by third member of the appellate tribunal, and such point or point shall be decided accordingly to the opinion of majority of the member of the appellate tribunal who have heard the case, including those who first heard it। ठीक है, अगर कोई मेंबर जो है बेंच का, वो मेंबर जो है अगर डिफर करता है अपने ओपिनियन में किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट में उसका ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो रेफरेंस करेगा उस पॉइंट को चेयरमैन के पास, या उसके बाद चेयरमैन क्या कर सकता है, उसके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट तो वो क्या करेगा, पॉइंट टू पॉइंट खुद सुनेगा और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा, एंड जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, वो रेफ़र कर देगा थर्ड मेंबर को अपीलेट ट्रिब्यूनल का, और वो फिर सुनेगा पॉइंट टू पॉइंट मैटर और डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली, और उसके बाद जो है ना मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, और उसमें वो भी इंक्लूड होंगे जिन्होंने फर्स्टली हर्ड किया था वैसा मैटर। ठीक है, तो सारे के वोट्स काउंट किए जाएंगे और मेजोरिटी डिसीजन जो होगा वही माना जाएगा, वो प्रिवेल करेगा। ये हो गई 38 की बात। अब 39 हमें बता रहा है राइट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल टू टेक असिस्टेंट ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो किसकी राइट के बारे में बताई गई है, राइट जो है राइट ऑफ अपीलेंट, जिसने अपील किया है किस लिए, असिस्टेंट लेने के लिए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का या गवर्नमेंट का, ताकि वो अपॉइंट कर सके प्रेजेंटिंग ऑफिसर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सब क्लॉज 1 क्या बता रहा है। अ पर्सन preferring an appeal to the appellate tribunal under this act may either appear in person or take the assistance of an authorized representative of his choice to present his case before the appellate tribunal। तो कोई भी पर्सन जिसने प्रेफर किया है अपील, किसको प्रेफर किया है, appellate ट्रिब्यूनल को, इस एक्ट के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसके पास 2 ऑप्शन है, वो इधर अपीयर होगा इन पर्सन खुद से, और वो क्या कर सकता है, असिस्टेंट ले सकता है किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का अपनी चॉइस का, ताकि वो उसका क्या करे, प्रेजेंट करे केस अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने। तो वो खुद से भी प्रेजेंट कर सकता है, या तो वो कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट कर सकता है। सिंपली बस यही बोल रहा था। अब एक्सप्लेनेशन जो है इस पर्पस के लिए, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का सेम मीनिंग है जो सेक्शन नंबर 288 ऑफ सबसेक्शन 2 में इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 में दिया है। जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 288 ऑफ सबसेक्शन 2 में दिया है ना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग, वही सेम मीनिंग इस एक्ट के अंदर भी होगा। ठीक है, अब सब क्लॉज 2 हमें बता रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा, वो ऑथराइज कर सकता है एक या एक से ज़्यादा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर को, किस लिए, एक्ट करे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे, और जितने भी पर्सन उसको ऑथराइज किया जाएगा केस प्रेजेंट करने के लिए किसी अपील के रिस्पेक्ट में बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल। सबसेक्शन 2 में हमें बताया जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो डायरेक्टर है ना, वो क्या करेगा, वो ऑथराइज कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है 1 और मोर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, एक या एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, और कोई ऑफिसर जो एक्ट करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे, और वैसा सारे पर्सन जो ऑथराइज किए जाएंगे ना, अपना केस जो ऑथराइज किए जाएंगे वो क्या करेंगे, वो प्रेजेंट करेंगे अपना केस अपने अपील के रेस्पेक्ट में, किसके सामने, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने। तो किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और डायरेक्टर के पास पावर है कि वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है और वो एक्ट करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे और अपना केस प्रेजेंट करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने। ये हो गया हमारा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 40। तो सेक्शन नंबर 40 बता रहा है मेंबर ETC टू पब्लिक सर्वेंट टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो जो चेयरमैन है और जो मेंबर हैं और अदर ऑफिसर है ना, चेयरमैन, मेंबर या अदर ऑफिसर, और कोई एम्प्लॉई किसका, अपीलेट ट्रिब्यूनल का, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, डायरेक्टर है, ऑफिसर है, किसके सबऑर्डिनेट, जो अपीलेट अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट है, उसको माना जाएगा कि यह है पब्लिक सर्वेंट। इसके मीनिंग के अंदर इंडियन पिनल कोड के सेक्शन नंबर 21 के अंदर। तो जितने भी चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, अदर ऑफिसर है, एम्प्लॉई है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, डायरेक्टर है, ऑफिसर है, जो कि किससे सबऑर्डिनेट है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और डायरेक्टर से सबऑर्डिनेट है, उसको पब्लिक सर्वेंट मान लिया जाएगा सेक्शन नंबर 21 ऑफ IPC के अंदर। सिंपली यही कह रहा है।
अब सेक्शन नंबर 41 में बोला जा रहा है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं होगी। तो नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द कोर्ट विच द डायरेक्टर adjudicating authority or appellate tribunal is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or by or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act। ठीक है, तो कोई भी सिविल कोर्ट के पास ना जुरिसडिक्शन नहीं है, सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है किसके लिए, एंटरटेन करने के लिए कोई भी सूट या प्रोसीडिंग्स किस रेस्पेक्ट में, कोई भी मैटर जिसमें डायरेक्टर या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल को एम्पावर किया गया इस एक्ट के अंदर कि वो डिटरमाइन करे, और कोई भी इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं किया जाएगा किसी कोर्ट के द्वारा या अदर अथॉरिटी के द्वारा किस रेस्पेक्ट में, किसी एक्शन के रेस्पेक्ट में, और जो एक्शन ले लिया गया है या लिया जाने वाला है, ठीक है, किसके परजुएंस में, कोई पावर जो कन्फर किया गया इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 41 जो है ना वो सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को यहाँ पे हटा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है कोई सूट या प्रोसीडिंग्स जो है एंटरटेन करने के लिए किसी भी मैटर के रेस्पेक्ट में जो कि एक डायरेक्टर या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसके लिए एम्पावर है इस एक्ट के अंदर कि वो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो फिर वही करेगा, और सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है कि वो एक्सरसाइज करेगा, एंटरटेन डायरेक्टर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल ही करेगा। और कोई भी इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं किया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा या किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा किसके अगेंस्ट, कोई भी एक्शन जो कि डायरेक्टर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने लिया है। ठीक है, ये बस इनकी ही राइट है। और इस सेक्शन में सेक्शन नंबर 41 जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें बता दिया जा रहा है कि सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन है ही नहीं, सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है इस केस के, इस एक्ट के रिगार्डिंग। फिर हमारा 42 सेक्शन है जो बता रहा है अपील जो है ना फाइनल वो जाएगी हाई कोर्ट में। तो कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है किसके डिसीजन से और किसके ऑर्डर से, अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे, तो वो फाइल करेगा अपील हाई कोर्ट में कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। किस दिन से, जिस दिन से कम्युनिकेशन हो गया डिसीजन या ऑर्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल का उसको, और कोई वो जो है वो किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या फैक्ट पे हो वैसा ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो सेकेंड अपील है ना वो हाई कोर्ट को जाएगी। सबसे फर्स्ट जो हमें बता रहा था किसी डायरेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किसको जाएगी, अपील जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल को। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किसको जाएगी, हाई कोर्ट को। तो ये है हमारा हायरार्की। ठीक है, तो अब जो है 42 यही बता रहा है कि जब भी कोई पर्सन अग्रीव्ड होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से या डायरेक्शन से, तो क्या वो अपील लेके कहाँ जाएगा, वो हाई कोर्ट के पास जाएगा। और वो कितने दिन के अंदर जाएगा, वो 60 डेज के अंदर जाएगा। कितने दिन से 60 डेज, उतने जिस दिन से उसके पास कम्युनिकेट हो गया था अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, उस दिन से वो 60 डेज के अंदर उसको अपील फाइल करनी है। और वो जो अपील है ना वो किस चीज़ पे होगा, वो किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे होगा जो अराइज हुआ है उस ऑर्डर से। अब जो हमारा अपील करने का टाइम लिमिट था जो डायरेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो हम अपील कर रहे थे अपीलेट ट्रिब्यूनल का था, वो था 45 डेज, और जो सेकेंड अपील है वो है 60 डेज, ये याद रखिएगा। अब जो प्रोवाइजो है ये हमें बता रहा है कि हाई कोर्ट में इफ इट सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट was prevented by sufficient cause from filing appeal within the said period, वो allow it to be filed within a further period not exceeding 60 days। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट जो है ना अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि अपीलेंट किसी चीज़ से उसको प्रिवेंट किया गया था किसी कारणवश, और उसके पास सफिशिएंट कॉज है कि उसने क्यों नहीं 60 दिन के अंदर अंदर फाइल किया अपील, और वो सेटिस्फाई कर देता है अगर हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट अलाउ कर देगा आफ्टर 60 डेज भी किया तुम अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्रोवाइजो। अब एक्सप्लेनेशन जो है ना वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हाई कोर्ट का मतलब क्या होगा इस सेक्शन के पर्पस से। तो हाई कोर्ट वो होगा जिसके जुरिसडिक्शन के अंदर अग्रीव पार्टी जो है ऑर्डिनरी रिसाइड करती है या कैरी करती है अपना बिजनेस या पर्सनली वर्क फॉर गेन करती है। तो जहाँ पे वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है एग्रीव पर्सन, जहाँ अपना बिजनेस कैरी करता है या पर्सनल वर्क फॉर गेन करता है, वहाँ है उसका हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन। फिर सब क्लॉज इसका 2 जो है वो बता रहा है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अग्रीव पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अग्रीव पार्टी है। तो हाई कोर्ट जो है वो विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ विच द रिस्पोंडेंट
or the case may be more than one respondent, any of the respondent ordinarily reside, carry on business or personally work for gain. अगर जो है अपीलेंट वही सेंट्रल गवर्नमेंट है तो फिर क्या देखा जाएगा कि रिस्पोंडेंट जो है ना वो कहाँ रिसाइड करता है, वो कहाँ ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, कहाँ बिजनेस कैरी करता है, कहाँ वर्क करता है पर्सनली फॉर गेन, तो वो देखा जाएगा इस केस में. हमारा ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 6 और सेक्शन नंबर 42. अब हम डायरेक्टली आज स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि स्पेशल कोर्ट के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 43 जो है ना वो ही स्पेशल कोर्ट के बारे में बता रहा है. वो क्या बता रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल for trial of the offence punishable under section 4 by notification designate one or more court of session as a civil court, as a special court or special court of such area or areas as for such case or class or group of classes as may be specified in the notification. तो इसमें बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को. और वो क्यों कंसल्ट करेंगे, वो कंसल्ट करेंगे ताकि स्पेशल कोड बना सके. और वो किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो पनिशमेंट है सेक्शन 4 के अंदर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड वो जो है वो स्पेशल कोर्ट उससे डील कर सके. तो वो डेजिग्नेट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा सेशन कोर्ट को एज अ स्पेशल कोर्ट. ठीक है, तो वो सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाएगी चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट देने के पर्पज से. और वैसा जो स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा ना वैसे एरिया के लिए या एरियाज़ के लिए वो या ग्रुप ऑफ केसेस के लिए वो वैसे होंगे जो भी नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई किया जाएगा. तो इतना इसमें याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और वो किसके कंसल्ट लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कंसल्ट लेगा. सेक्शन 4 में जो एक्ट है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पज से उसके पनिशमेंट के लिए. और वो डेजिग्नेट किसको करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन के जज को, कोर्ट ऑफ सेशन को डेजिग्नेट करेगा कि उसको स्पेशल कोर्ट बना दिया जाए. और किसके पर्पस पे, किसी एरिया के पर्पस से या एरियाज़ के पर्पस के लिए या किसी ग्रुप क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस के पर्पस के लिए. ठीक है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन ऐड है वो बता रहा है हाई कोर्ट का मीनिंग क्या होगा. हाई कोर्ट जो है किसी स्टेट का जिसमें कोई सेशन को डेजिग्नेट किया जाता है एज ए स्पेशल कोर्ट और जो फंक्शन कर रहा है इमीडिएटली बिफोर सच डेजिग्नेशन. ठीक है, तो ये हाई कोर्ट इसके अंदर ये हो जाएगा. वैसे कोई भी हाई कोर्ट किसी स्टेट का जिसके अंदर सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया गया है और वो फंक्शन भी कर रहा है उस डेजिग्नेशन के पहले एज अ कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, अब सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, वाइल ट्राइंग एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अ स्पेशल कोर्ट शैल ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन एन ऑफेंस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 विथ विच द अक्यूज में अंडर CRPC 1973 विद चार्ज एट द सेम ट्रायल. ठीक है, तो जब कोई ऑफेंस ट्राई किया जाएगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है, इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस को ट्राई किया जा रहा है तो स्पेशल कोर्ट जो है ना वो क्या करेगी, वो भी ट्राई करेगी किसी ऑफेंस को. और वो ऑफेंस जो है वैसा ऑफेंस नहीं होगा जो सबसेक्शन 1 में दिया है और जिसमें अक्यूज जो है ना CRPC के अंदर उसको सेम ट्रायल के अंदर चार्ज किया जा रहा है, सेम ट्रायल के अंदर उस अक्यूज को चार्ज किया जा रहा है. तो जब भी इस एक्ट के अंदर कोई स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी ऑफेंस सबसेक्शन 1 के ऑफेंस को छोड़ के तो अक्यूज जो है उसको सेम ट्रायल में चार्ज किया जाएगा CRPC के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये हमारा हो गया स्पेशल कोर्ट के रिगार्डिंग प्रोविजन सेक्शन नंबर 43. अब आता है ऑफेंसेस जो ट्राई किया जा रहा है स्पेशल कोर्ट के द्वारा सेक्शन नंबर 44 में. इसमें क्या बताया जा रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन CRPC 1973. ठीक है, तो CRPC में कुछ भी दिया हो हम उससे डील नहीं होंगे, हम इसके जो प्रोविजंस दिए हैं, प्रोवाइजोज दिए हैं ABCD उससे डील्ट होंगे. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. तो अब इसमें क्या हुआ दिया है, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 and any scheduled offence connected to the offence under that section shall be tried by a special court constituted for the area in which offence has been committed. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये CRPC अफेक्ट नहीं करेगा किस ऑफेंस से रिलेटेड जो सेक्शन नंबर 4 में है और कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस में है जो कनेक्टेड किससे है, कनेक्टेड है वैसे ऑफेंसेस से इस सेक्शन के अंदर जो ट्राइबल किससे है, स्पेशल कोर्ट से ट्राइबल है और वो किसी एरिया के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जहां ऑफेंस कमिट हो रहा है. प्रोवाइजो इसमें बोला जा रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट है जो ट्राई कर रहा है कोई शेड्यूल ऑफेंस
किससे पहले, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले वो कंटिन्यू करेगा वैसे शेड्यूल ऑफेंस से ट्राई करने के लिए। मतलब इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद उसकी जो पावर है, उसका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं हो जाएगा, वो कंटिन्यू डिल्ट करेगा इस एक्ट ऐसे ऑफेंसेस के पर्पज से। ठीक है, फिर जो सब क्लॉज बी है ये बता रहा है कोई स्पेशल कोर्ट है, उसको कंप्लेंट मिलती है किसी अथॉरिटी के द्वारा जो ऑथराइज है इस एक्ट के अंदर कि वो कॉग्निजेंस ले सके कोई ऑफेंस का सेक्शन 3 के अंदर, विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड इट फॉर ट्रायल, और वो उस पर्पज़ के लिए अक्यूज को ट्रायल के लिए कमिट नहीं किया गया है, तो भी स्पेशल कोर्ट क्या है, कंप्लेंट ले सकती है और उस पर कॉग्निजेंस भी लिया जा सकता है इस एक्ट के अंदर बिना कमिट किए ट्रायल के लिए। इसका प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि एक बार कंक्लूड हो गया ना इन्वेस्टिगेशन और पाया गया कि कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, कंक्लूजन के बाद इन्वेस्टिगेशन के, तो फिर वो क्लोजर रिपोर्ट जो है ना स्पेशल कोर्ट के सामने रख देगा, सबमिट कर देगा। ये हो गया क्लॉज बी। अब सब क्लॉज सी जो है बता रहा है कोई कोर्ट है जिसने कॉग्निजेंस लिया है शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड और वो जो है स्पेशल कोर्ट नहीं है, और जिसने कॉग्निजेंस लिया है किसी कंप्लेंट का किसी ऑफेंस से रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है सबसेक्शन बी के अंदर, तो वो अप्लीकेशन पे ऑथराइज अथॉरिटी के फाइल करेगा कंप्लेंट इस एक्ट के अंदर और केस को कमिट कर देगा जो कि शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड है किसी स्पेशल कोर्ट के। और जो है स्पेशल कोर्ट जो है ना एक बार रिसीप्ट मिल गया उस केस से रिलेटेड, उसको वो प्रोसीड करेगा और वो डील करेगा उससे उस स्टेज पे जहाँ वैसा चीज़ कमिट हुआ है, वैसा ऑफेंस कमिट हुआ है। तो अगर किसी कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया किसी शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड और जो है वो, और वैसा कोर्ट जो है ना वो स्पेशल कोर्ट नहीं है, वो अदर देन स्पेशल कोर्ट है जिसने कॉग्निजेंस लिया है किसी कंप्लेंट के लिए मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सबसेक्शन 2 के अंदर, तो जो है वो एप्लीकेशन मेड करेगी अथॉरिटी को और कंप्लेंट फाइल कर देगी इस एक्ट के अंदर, और फिर केस जो है ना कमिट हो जाएगा शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड स्पेशल कोर्ट को, यानी कि दूसरे कोर्ट में गया है तो फिर उसको कमिट कर दिया जाएगा स्पेशल कोर्ट को, और फिर स्पेशल कोर्ट को जब रिसीट मिलेगी फिर वो उसी स्टेज से स्टार्ट करेगी जहाँ तक उस कोर्ट ने कर लिया है वो खारिज नहीं होगा, वो उसी स्टेज से अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। अब जो सब क्लॉज डी है ये बता रहा है कोई स्पेशल कोर्ट जब ट्राई कर रहा है कोई शेड्यूल ऑफेंस और कोई ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग का, वो होल्ड कर लेगा ट्रायल किसके अकॉर्डिंग, CRPC के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर क्या है, और वो ऐसा अप्लाई होगा जैसे कि ट्राई किसके सामने हो रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन, तो यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जैसे ट्रायल होता है CRPC के अंदर वैसे ही अपील जो है ना वो वैसे ही स्पेशल कोर्ट के अंदर जो शेड्यूल ऑफेंस ट्राई होगा या मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस वो सेम ही ट्रायल होगा। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या बता रहा है, तो जो ज्यूरिसडिक्शन है ना किसी स्पेशल कोर्ट के जब डील किया जाता है कोई ऑफेंसेस एक्ट के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंक्वायरी ट्रायल के दौरान इस एक्ट के अंदर वो जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगा किसी ऑर्डर पे जो शेड्यूल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में पास किया गया है और ट्रायल के रिस्पेक्ट में या दोनों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बाय द सेम कोर्ट, एंड उसको जॉइंट ट्रायल नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी स्पेशल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है इस एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल करते समय वो जो डिपेंडेंट नहीं होगा किसी और ऑर्डर पे जो पास किया जाएगा शेड्यूल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में, और जो ट्रायल है दोनों ऑफेंस का वो सेम कोर्ट के द्वारा होगा और उसको जॉइंट ट्रायल नहीं माना जाएगा, जॉइंट ट्रायल नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा जॉइंट ट्रायल नहीं माना जा रहा है। अब जो है अब जो एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोल रहा है, द कंप्लेंट शैल बी डीम टू इंक्लूड एनी सब्सिक्वेंट कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन that may be conducted to bring any further evidence oral or documentary against any accused person involved in respect of offence for which complaint has already been filed whether named in original complaint or not। तो जो complaint जो है ना उसमें क्या क्या माना जाएगा कि इंक्लूड है, तो उसमें माना जाएगा कि कोई सब्सिक्वेंट कंप्लेंट, कोई बाद में जो कंप्लेंट फाइल की गई है किसके रेस्पेक्ट में, इन्वेस्टिगेशन के रेस्पेक्ट में, जो कि कंडक्ट किया जा रहा है किसी फर्दर एविडेंस को सामने लाने के लिए, और वो एविडेंस ओरली फॉर्म में भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है किसी अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो कि इन्वॉल्व है किसी ऑफेंस में और जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट जो है फाइल किया गया है, चाहे वो ओरिजिनली कंप्लेंट में फाइल किया गया हो या ना किया गया हो, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगी कंप्लेंट में। कोई सब्सिक्वेंट भी कंप्लेंट अगर मेड की जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान और वो फर्दर एविडेंस लाता है, ठीक है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, तो अक्यूज पर्सन को तो वो मान लिया जाएगा कि वो कंप्लेंट जो है ओरिजिनली जो कंप्लेंट मेड की गई थी उसी में है। ठीक है, फिर सब क्लॉज 2 इसमें क्या बता रहा है कि नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट द स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट
regarding bail under section 439 of CRPC 1973, and the High Court may exercise such power including the power under under clause B of section number 1 of that section, as if the reference to magistrate in that section include also a reference to special court designated under section 43. तो क्या बताया जा रहा है कि इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है जो माना जाएगा कि वो अफेक्ट किसको कर रहा है, किसी हाई कोर्ट के स्पेशल पावर को अफेक्ट कर रहा है बेल के रिगार्डिंग 439 के अंदर जो सीआरपीसी में दिया गया है। और जो हाई कोर्ट है ना वो एक्सरसाइज करेगा सेम पावर, जिसमें इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड करता है पावर अंडर सेक्शन 1 ऑफ क्लॉज बी ऑफ दैट सेक्शन, जैसे कि वहाँ पे मैजिस्ट्रेट लिखा हो उस सेक्शन के अंदर, उसमें इंक्लूड करेगा रेफरेंस स्पेशल कोर्ट को भी जो सेक्शन 43 में डेजिग्नेट किए गए हों। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 45 पे, जो कि हमें बता रहा है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी कि इस एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो क्या होंगे, कॉग्निजेबल होंगे और वो नॉन बेलेबल होंगे। ठीक है, तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि अगर सीआरपीसी में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो भी कोई पर्सन जो है अक्यूज है इस ऑफेंस के अंदर, इस एक्ट के अंदर, उसको रिलीज नहीं किया जाएगा बेल में, और अपने खुद के बॉन्ड पे जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए अपोज करने के लिए उसके रिलीज के एप्लीकेशन को। और दूसरा पॉइंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहां अपोज कर रहा है वैसा एप्लीकेशन और कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने का कि वो गिल्टी नहीं है उस ऑफेंस के लिए। ठीक है, और वो जो है ऐसा नहीं लग रहा कि उसने ऑफेंस कमिट किया था जब वो बेल पे है, यानी जो पर्सन है उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा, अगर रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे या अपने ऑन बॉन्ड पे, और वो करने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी देगा हेयर करने का। और जो अपोजिशन लिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने और उसके बाद लग रहा है ऐसा केस कि जो ऑफेंस है ना वो उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं है, उस पर्सन ने कमिट नहीं किया है वैसा ऑफेंस और वो गिल्टी नहीं लग रहा है उस ऑफेंस का, जबकि जब वो बेल में था तब भी उसने वैसा ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि कोई पर्सन जो कि 16 साल से कम का है, कोई वुमेन है या कोई सिक या इन्फॉर्म है, और वो जो अक्यूज़ है ना वो खुद के या अपने को एक्यूज से साथ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कितने अमाउंट तक का है, 1 करोड़ से कम का नहीं है, तो वो रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर स्पेशल कोर्ट ने डायरेक्ट किया तो। ठीक है, तो कौन कौन पर्सन है, फर्स्ट वो ऐसा पर्सन जो 16 साल के नीचे का है, दूसरा कोई भी औरत जो है वो, तीसरा कोई सिक या इन्फॉर्म पर्सन है, और जो कि अक्यूज़ है इस एक्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से, या तो उसने अकेले किया है या अदर पर्सन के साथ मिलके किया है, और कितने अमाउंट तक का किया है, 1 करोड़ रुपए तक का किया है, तो उसको रिलीज़ कर दिया जा सकता है बेल पे। लेकिन कंडीशन क्या है, स्पेशल कोर्ट ने डायरेक्ट किया तो ही। ठीक है, फर्दर इसका प्रोवाइजो बोल रहा है कि स्पेशल कोर्ट जो है ना वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी ऑफेंस से रिलेटेड जो कि पनिशेबल किसके अंदर है, सेक्शन नंबर 4 के अंदर। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि कंप्लेन अगर राइटिंग में मेड की हो तो कर सकता है, यानी कि कोई भी स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी ऑफेंस का जो सेक्शन 4 में पनिशेबल है जब तक वो राइटिंग में नहीं मेड की हो। ठीक है, तो राइटिंग में मेड करना एक कंपलसरी क्राइटेरिया है, राइटिंग में मेड करना। ठीक है, स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेगा जब वो राइटिंग में होगा। राइटिंग में कौन देगा, राइटिंग में देगा डायरेक्टर या कोई ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज किया गया है राइटिंग में अपने बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा। यानी कि स्पेशल को तभी कॉग्निजेंस लेगी अगर राइटिंग में कंप्लेन मेड किया गया हो, और किसने मेड किया है, डायरेक्टर ने किया या अदर ऑफिसर ने किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्पेशल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है स्पेशल या जनरल ऑर्डर से। ठीक है, हम आते हैं सब क्लॉज 1A पे। ये क्या बता रहा है कि सीआरपीसी में कुछ भी दे रखा हो और किसी अदर प्रोविजंस में भी कुछ भी दिया रखा हो इस एक्ट के दूसरे प्रोविजंस में और सीआरपीसी में, तो क्या है, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है कोई ऑफेंस इस एक्ट के अंदर जब तक उसको स्पेशली ऑथराइज नहीं किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल और जनरल ऑर्डर के थ्रू, और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन में भी प्रिस्क्राइब। यानी कि अगर सीआरपीसी में भी दे रखा हो और कि इस एक्ट के अदर प्रोविजन में भी दे रखा हो तो भी कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है ना इन्वेस्टिगेट तब तक नहीं कर सकती है जब तक
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेशली ऑथराइज नहीं करेगा वैसे पुलिस ऑफिसर को जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, और वो उस पर वो कंडीशंस लगेंगे जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हों। ठीक है, ये हो गया हमारा 1A। अब हम आते हैं क्लॉज 2 पे जो बता रहा है लिमिटेशन ऑन ग्रांटिंग बेल स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 इज इन एडिशन टू द लिमिटेशन अंडर CRPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ऑन ग्रांटिंग बेल। तो जो भी बेल के प्रोविजंस हैं वो क्या है, इन एडिशन टू CRPC में जो बेल दिए गए हैं उनके एडिशन में ये प्रोविजंस हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इन एडिशन टू दिस CRPC के रूल्स हैं। अब जो है ऑफेंसेस बताया जा रहा है, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल मतलब क्या होता है, उसको माना जाएगा कि वैसे ऑफेंस जो ऑलवेज mean that and all the offense under this act shall be cognizable offense and non-bailable notwithstanding anything to the contrary of CRPC, and accordingly the offenses authorized under this act are empowered to arrest and accuse without warrant and subject to the fulfillment of condition under section 19 and subject to the condition enriched under this section। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इस एक्ट के सारे प्रोविजंस क्या हैं, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है, और अकॉर्डिंगली जितने भी पर्सन ऑथराइज होंगे ना, ऑफिसर जो ऑथराइज होंगे इस एक्ट के अंदर, वो क्या करेंगे, वो अरेस्ट कर सकते हैं अक्यूज़ को बिना वारंट के। ठीक है, तो बिना वारंट के अक्यूज़ को अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल वारंट है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब हमारा आता है सेकेंड लास्ट सेक्शन जो कि बता रहा है अप्लीकेशन CRPC टू प्रोसीडिंग्स बिफोर स्पेशल कोर्ट। तो क्या बता रहा है सब क्लॉज 1 में, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट the provision of CRPC 1973 including the provision as to bail or bond shall apply to the proceeding before a special court। तो इसमें बताया जा रहा है कि जहाँ तक इस एक्ट में रोका ना जाए CRPC के सारे प्रोविजंस जो है इस एक्ट पे एप्लीकेबल होंगे, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ बेल एंड बॉन्ड। ठीक है, बेल एंड बॉन्ड के भी प्रोविज़न इस पे एप्लीकेबल होंगे और सारे प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल होंगे जो भी स्पेशल कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जा रहा हो, और इस पर्पस के लिए जो है स्पेशल कोर्ट को माना जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन, और जो पर्सन जो कंडक्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन स्पेशल कोर्ट के सामने उसको माना जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, और प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो अपॉइंट कर सकता है किसी केस के लिए या क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस के लिए किसी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, यानी कि इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर उसको लगता है ज़रूरी तो। अब सब क्लॉज 2 बोल रहा है इसमें कि कोई भी पर्सन जो है ना वो क्वालिफाइड नहीं होंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अपॉइंट किया जाए और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अपॉइंट किया जाए इस सेक्शन के अंदर। कब तक नहीं होंगे, तब तक जब तक उन्होंने प्रैक्टिस ना किया हो एज एन एडवोकेट 7 साल तक, किसके अंदर, यूनियन या स्टेट के अंदर जिसमें स्पेशल नॉलेज रिक्वायर होती है लॉ का। तो यानी कि अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है और इस एक्ट के प्रोविज़न के अंदर, तो वो आपके पास मिनिमम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी यूनियन या स्टेट के अंदर, और उसके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए लॉ का। ठीक है, तो अगर आप लोग भी बनना चाहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस एक्ट के अंदर, तो आपके पास मिनिमम 7 साल की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब सब क्लॉज 3 बोला जा रहा है कि जितने भी पर्सन अपॉइंटेड होंगे ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस सेक्शन के अंदर, तो उनको माना जाएगा कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है किसके अंदर, 2U के अंदर CRPC में। ठीक है, और प्रोविज़न जो है उस कोड के अप्लाई भी होंगे वैसे ही, यानी कि जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास पावर है 2U के अंदर CRPC में, वो सेम पावर इसमें भी होगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 46। अब हम आते हैं आज के लास्ट सेक्शन पे जो है सेक्शन नंबर 47, अपील एंड रिवीजन। इसमें बोला जा रहा है हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सो फार एज मे बी एप्लीकेबल ऑल द पावर कन्फर्ड बाय चैप्टर 29 और चैप्टर 30 of CRPC 1973 on a high court as if a special court within the local limit of jurisdiction of the high court where a court of session trying cases within the local limit of the jurisdiction of high court। तो जितने भी हाई कोर्ट हैं वो एक्सरसाइज करेंगे से पावर जो कि कन्फर किया गया है हाई कोर्ट को अंडर चैप्टर 29 और 30 CRPC 1973 के अंदर, और जो हाई कोर्ट है ना एक्सरसाइज करेगा सेम पावर जो कि कन्फर किया गया है चैप्टर नंबर 29 और 30 ऑफ CRPC 1973 के अंदर किसी हाई कोर्ट को। तो वैसे ही पावर इसमें भी हाई कोर्ट के पास होंगे जो 29 और 30 चैप्टर में दिया है CRPC के।
और वो माना जाएगा कि वो स्पेशल कोर्ट है जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट जो है, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ सेशन है और वो ट्राई कर रहा है केसेस हाई कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, इन सिंपल वर्ड हाई कोर्ट एक्सरसाइज करेगा सेम पावर जो भी कन्फर किया गया है चैप्टर नंबर 29 और 30 ऑफ सीआरपीसी के अंदर किसी हाई कोर्ट को, और माना जाएगा कि स्पेशल कोर्ट जो है ना वो एक कोर्ट ऑफ सेशन है और वो ट्राई कर रहे हैं केसेस हाई कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर। और जैसे कोर्ट ऑफ सेशन का अपील जो है, रिवीजन जो है वो हाई कोर्ट में जाता है, वैसे ही माना जाएगा स्पेशल कोर्ट स्पेशल कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन है और उसकी अपील भी जो है ना वो हाई कोर्ट को जाएगी। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आज हम इतना ही रखते हैं। हम अपने नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे एंड मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट 2 सेशन में हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाए एंड सो डैट जितना जल्दी हो सके हम अपना नया एक्ट स्टार्ट कर सके और आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको। जस्ट पुट द ईयरफोन ऑन योर ईयर्स और आप सुन सकते हो, आपकी पूरी एक्ट रिवाइज होगी क्योंकि मैंने पूरी एग्जॉस्टिवली सब्जेक्ट को कवर किया है, कुछ भी मिस नहीं किया है। क्योंकि जैसे आप जानते हो CBI APP का एग्ज़ाम इज़ नॉट अ ईजी एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी पुट किए जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ऊपर से नहीं भगा रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ और ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम अपना करके आओ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। I am Twinkle Jha signing off today's session. Thank you.